के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। नकली योगी हैं क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। ने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई, पाप लगेगा। मुख्यमंत्री जी कालजाई कहते हैं और दूसरी तरफ उनके ही डिप्टी सीएम अपने घर पे बुलाकर के उनका सम्मान करते हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। ब्राह्मण की शिखा यहां होती है और ब्रह्मांड से सीधे जुड़ी होती है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि आमतौर पर बहस, तथ्य, ये सारी चीजें जो है ना, वो जो चल रहा होता है उसी के आधार पर सामने से देख ली जाती हैं। ब्राह्मणों के चोटी नहीं, शिखा होती है, शिखा। और जब इस शिखा का अपमान होता है, इसको पकड़ा जाए, खींचा जाए, तो ब्रह्मांड हिलता है। उसके पीछे एक और कारण है कि जो ब्राह्मण की शिखा है वो सीधे गायत्री मंत्र से भी जुड़ती है। और गायत्री मंत्र इसलिए उसका जन्म ही गायत्री मंत्र का इसलिए हुआ था कि जब इस धरती पर और स्वर्ग में एक व्यक्ति को स्थान नहीं मिला तो फिर एक तीसरी जगह यानी स्वर्ग और धरती के बीच में एक नया पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया, संरचना खड़ी कर दी गई। यह गायत्री का महात्मा है। अब जिस तरीके से मौनी अमावस्या के आसपास प्रयागराज में एक सिलसिला शुरू हुआ शिखा को अपमानित करने का, वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति जो करीब से देखते हैं उनके अपने अपने चश्मे हैं, वो कभी इस चश्मे से देखेंगे, कभी उस चश्मे से देखेंगे। जैसे देखेंगे उस तरह से उनको दृश्य दिखाई देंगे, उस पर उनके बयान सामने आएंगे। लेकिन जो सर्वविदित है, जो सत्य है, वो है शिखा का अपमान। और शिखा का अपमान सहन नहीं हो सकता। वो पलट कर आता है और साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं। ये इतिहास भी है। अगर आपको वास्तव में भारतीय सनातन पर, भारतीय इतिहास पर भरोसा है, कहानियां सुनी हैं, तो इस कहानी को भी ढूंढ निकालिए कि शिखा का अपमान जब हुआ, जब एक ब्राह्मण ने अपनी शिखा खोल दी, तब क्या हुआ था। राजनीति की शुरुआत ब्राह्मणों के अपमान से शुरू हुई। और सबसे खास बात यह है कि भाजपा की तरफ से इस डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश तो की गई, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया। 18 जनवरी को जब प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था, उस समय एक खबर आई जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जिसने भी बटुकों के साथ मारपीट और उनकी शिखा खींचने के वीडियो को देखा, सिस्टम के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में ऐसी आम चर्चा चल रही है कि ब्राह्मण समाज सरकार से नाराज है। और यह नाराजगी की चर्चा तब और ज्यादा होने लगी है जब ब्राह्मण विधायकों ने अलग से एक बैठक की। ब्राह्मण विधायकों की बैठक का मुद्दा थोड़ा शांत हुआ तो संगम में शंकराचार्य के अपमान का मामला और संतों और सरकार के बीच महाभारत दिखने लगी। उम्मीद थी कि संत बनाम सरकार का मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ना तो संतों की तरफ से पहल की गई और ना सरकार की तरफ से संवेदनशीलता दिखाई गई। सीएम योगी की तरफ से बिना नाम लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को इशारों इशारों में कालनेमी तक कह दिया गया। वहीं शंकराचार्य ने भी योगी पर सीधा प्रहार करते हुए बयान दिया कि जो योगी बन गया है उसे राजपाट से दूर रहना चाहिए। जिस तरह के घटनाक्रम हुए उससे हर तरफ इस बात की चर्चा है कि ब्राह्मण समाज अपने आप को अब भाजपा में सीएम योगी के नेतृत्व में
असहज महसूस कर रहा है। प्रयागराज में बटुकों के साथ मारपीट की घटना और उस पर 1 महीने तक सरकार में बैठे ब्राह्मण नेताओं की चुप्पी ने ब्राह्मण समाज के भीतर और भी ज्यादा आक्रोश पैदा किया। यह आक्रोश जब सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आने लगा, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू हुई। लखनऊ में संघ की तरफ से सामाजिक सौहार्द की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और उसके बाद अगले ही दिन दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ। ब्राह्मण समाज में नाराजगी की जड़ें न जमने पाए, इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 101 बटुकों को बुलाया, अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनका सम्मान किया और अपने सोशल मीडिया पर लिखा, बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का एक उप मुख्यमंत्री जब यह बात सार्वजनिक रूप से लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? अब देखना है कि बटुकों के सम्मान से बात बन जाएगी या नाराजगी ने ब्राह्मण समाज के बीच अपना स्थायी घर बना लिया है और फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें एक डिप्टी सीएम शंकराचार्य को बहुत पहले ही प्रयागराज जाकर के भी और वहां से लौट करके भी भगवान शंकराचार्य के नाम से अपनी बात को रख चुके हैं। लेकिन यह विवाद एक तरफ सुलटता नजर आता है तो दूसरी तरफ बढ़ता नजर आता है। विवाद धीरे धीरे शांत ही हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, ब्राह्मण आमतौर पर सामने आकर के लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन सत्ताएं बदल जाती हैं। यही इतिहास है। 2-3% है पूरे देश में, ब्राह्मण 4% होगा। लेकिन सत्ता जिस तरीके से डामाडोल होती है, जिस तरीके से भूडोल आता है शिखा को अपमानित करने के बाद, वो भूडोल इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में सामने दिख रहा है। 101 बटुकों का सम्मान उस शिखा के अपमान को क्या प्रतिपूर्ति कर पाएगा? क्या यही इसकी क्षतिपूर्ति है? इसको हम वार्ता में आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बयान देखिए। देखिए, जब कोई बड़े गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति टेबल गिर जाएगा, अपने से छोटी गद्दी पर बैठे व्यक्ति के द्वारा प्रश्न के घेरे में लाद लिया जाता है तो उसके लिए बहुत लज्जा की स्थिति हो जाती है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे आदित्यनाथ जी को उन्हीं के नीचे बैठे दोनों उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो जब अपने नीचे के ही लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे तो फिर सत्ता में बने रहने का भी नैतिक हक कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चोटी खींची है? नहीं, जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को, जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है, जो हमारी सनातनी परंपरा रही है, उस त्रिवेणी को तोड़ा है जो किसी भी मुख्यमंत्री ने या किसी भी राज्य में इस तरह की परंपरा को, सनातनी परंपरा को किसी ने नहीं तोड़ा। और इसी मुद्दे पर ज्यादा वार्ता के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सम्मानित अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगी राज जी हैं, भगवान शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी हैं। बहुत स्वागत है। आप यात्रा कर रहे हैं तो नेटवर्क आता जाता रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि योगी राज जी आप हमारे साथ लगातार इस वार्ता में बने रहें। हमारे साथ में विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मनोज पंडित जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे।
सबसे पहले मनोज जी आपसे ही ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान हुआ या शंकराचार्य के साथ में एक विवाद को जन्म दिया गया और उसके बाद अब जिस तरीके से हो रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम एक बटुकों को बुला करके उनका सम्मान कर रहे हैं, दूसरे शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ये पश्चाताप 1 महीने के बाद जिस तरीके से हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? शेखर भाई अनम्यूट कर दीजिए। अभी मैं सुन रहा था, आप अनम्यूट है मेरी तरफ? जी जी बोले। मेरी तरफ से म्यूट नहीं है। जी जी वॉइस आ रही मेरी? हाँ जी आ गई, बोले। हाँ, तो मेरा मानना ये है कि किसी भी अपमान की भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि शिखा ब्राह्मणों के लिए खाली शिखा नहीं होती, वो एक ऐसा चिन्ह है, ऐसी चीजें हैं जिसका ब्राह्मणों पर जो है बहुत बड़ा महत्व है उसके लिए, उस शिखा का। तो जो हुआ है प्रयागराज में, उसको तो पार्टी ये कहीं पर भी उसको जस्टिफाई नहीं करती, या कोई भी, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, उन्होंने उस चीज को तो ये कहा ही नहीं कि सही हुआ है, ये तो गलत तो हुआ ही है। पर इसमें जांच का विषय है, अगर जो भी चीजें हैं, जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती कि किसी भी व्यक्ति के साथ, उसके धर्म के साथ, किसी भी अधिकारी को खेलने के लिए स्वतंत्र करे, छूट दे उसको। पर लेकिन इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि बहुत सारे लोग इस विषय को उठा के राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति, मुझे लगता है ये राजनीति ठीक नहीं है। अगर गलती हुई है तो उस गलती का जो है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके अगेंस्ट जो है ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो ऐसी गलती दोबारा दोहरे ना। मनोज जी, आप जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भूल हुई है और इसका एहसास अब बीजेपी में नीचे कैडर तक जा रहा है। ये अभी तक जो चुप्पी थी बीजेपी की, वो नीचे तक समझ में आ रहा कि गड़बड़ कहां पे हो गई और किस तरीके की हो गई। आप कह रहे हैं कि दोषियों को सजा भी मिले, लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो चेहरा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, वो भगवान शंकराचार्य से कह रहा है सबूत लाओ, तुम हो ये बताओ। नहीं, देखिए, ये कंट्रोवर्शियल था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक गई सारी चीजें। कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे इस बात पर कि इन्हें शंकराचार्य माना जाए या ना माना जाए, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल विषय था, ये विषय अभी समाप्त नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, ये अलग विषय है। अब मान लो विधानसभा में ये बात उठाई गई, तो उसमें कहा कि जो पद है, जिसकी गरिमा है, उस पद की गरिमा के हिसाब से जो है आपको करना चाहिए। जब कोई वहां पर सारे ही लोग पैदल जा रहे हैं और वहां पर कोई भी आप रथ नहीं लेके जा सकते और प्रशासन उस चीज के लिए मना कर रहा है, आप अड़ गए, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे जो लोग व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, उनको लगा कि भाई वहां व्यवस्था बिगड़ सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उस विषय में चीजें हुई, पर लेकिन मौके पर जो ये हुआ कृत्य, ये नहीं होना चाहिए था। उसको समझाने के या उसको निपटाने के और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते थे कि अगर उसको निपटाया जा सकता था। शेखर जी, मनोज जी, ऐसा है कि इतिहास में आपकी भी दिलचस्पी होगी। एक ब्राह्मण का खड़े खड़े अपमान हुआ था, खड़े खड़े उसने अपनी शिखा अपने ही हाथ से खोल दी थी, और उसके बाद उसका क्या हुआ उस साम्राज्य का आपको पता है। और यहां तो ब्राह्मणों की शिखा घसीटी गई है, ब्राह्मणों का अपमान शिखा पकड़ करके हुआ है, कूटा गया है। आचार्य चाणक्य का भी शिखा खींचकर अपमान किया गया था, और उस अपमान में आप ये देखिए कि पूरा साम्राज्य बदल दिया गया और सारी चीज। तो मैं ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर आप ब्राह्मणों को हल्के से लेंगे या तो उनको लगेगा कि नहीं ये चीजें ठीक नहीं है, तो ये अपमान
बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है इस अपमान की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि आप इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन हो सकता है, भाई यहीं टिके रहिए। ये बताइए कि परिवर्तन की बात समझ में आ गई, हमारे दर्शक होशियार हैं, समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है मामला। ये बताइए कि जिन्होंने शिखा खींची वो किसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ, वो सब अपनी जगह पे है। जिन अधिकारियों प्रशासनिक अमले की वजह से ये स्थिति बनी है, उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की? देखिए, अभी चूंकि इस पे जांच चल रही है, जांच हो रही है कि वह कौन, इसमें किसने कहा, वो कमिश्नर को, जो कमिश्नर थी वहां पे, उन कमिश्नर ने क्या कहा, क्या चीजें हुई, तो उसके हिसाब से अगर जांच होगी तो चीजें सामने आएंगी। और मेरा मानना यह कि ये राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पर जो है सरकार बहुत गंभीर और गंभीरता से इस पर फैसला भी करेगी। आप ये देखिए, दो चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने अपने घर बुलाया, चीजें कही, सारी चीजें। और रही बात समाजवादी पार्टी की, यही समाजवादी पार्टी थी, इस समाजवादी पार्टी ने इन्हीं के ऊपर लट चलाया था और सारी चीजें की थी। वो भी दिन भूलने वाले नहीं है, पता है हमें कि क्या किया था समाजवादी पार्टी ने। 17 में उनका क्या हुआ वो भी तो आपको 17 में उनका क्या हुआ वो भी तो आपको ध्यान होगा। उसके बाद अब 26 में आपने कर दिया, अब आपका क्या होगा? और उस पर तुर्रा ये है साहब की कार्रवाई भी नहीं हो रही उनके खिलाफ, क्योंकि वही अधिकारी कान में मंत्र फूंक करके जा रहे हैं। अरे मंत्र फूंकने काम भी ब्राह्मणों का है, बीमार हो जाता है कोई तो मंत्र यही ब्राह्मण फूंकते हैं। ये अधिकारियों के फूंके हुए मंत्र से राजनीति नहीं चलती मनोज जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अधिकारियों के फूंकने से राजनीति नहीं चलती। आप ये देखिए कि राजनीति तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसको बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी इसमें गंभीर हैं और देखिए दोनों चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें जो है बयान दे चुके हैं। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी कहा कि ये तो बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को सरकार भी गंभीरता से ले रही है। और मेरा मानना है कि इसमें गंभीरता अच्छा को कितना आगे तक ले जाते हैं ये अभी हम और आगे वार्ता जब जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे समझ में आएगा। विवेक पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक चीज तो है कि मतलब चूंकि राजनीति अपनी तरह से हिंदुस्तान का सत्य है और यह भी बात सही है कि आप विपक्ष में हैं तो इस तरीके की जब स्थिति होती है तो आपका धर्म है कि आप उसको सामने लेकर के आए, उस पर सवाल उठाएं, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन जैसा मनोज जी ने कहा कि जब आप एक उंगली उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ भी चली जाती हैं, तो ऐसे में कोई दूध का धुला तो है नहीं। समय उनका था, समय इनका था। जिस तरीके की स्थिति बनी एक ही व्यक्ति के साथ में, ना तो वो क्षमा योग्य था ना ये क्षमा योग्य है। आदरणीय शेखर जी, मैं पहले तो आपको प्रणाम करूंगा, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित प्रवक्ताओं को प्रणाम, और योगी राज जी जो कि बैठे हैं, शंकराचार्य जी के प्रवक्ता हैं, उनको मेरा विशेष प्रणाम। आपके माध्यम से मुक्तेश्वरानंद जी भगवान को भी मेरा विशेष प्रणाम। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात को समझना पड़ेगा कि बार बार भाजपा अपने डिफेंस में जो बार बार एक सपा के वृत्तांत का उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करके स्वयं को क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। मेरा सिर्फ एक निवेदन है इस पूरे प्रकरण को लेकर। आदरणीय अखिलेश जी के संज्ञान में आया, उन्होंने स्वयं गलती स्वीकार करते हुए आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चरण कमलों में स्वयं को शरणागत करते हुए शरणागतम हो करके क्षमा याचना की। आदरणीय वैकुंठवासी स्वरूपानंद सरस्वती भगवान महाराज ने उनको क्षमा दी। उसके बाद आदरणीय अवमुक्तेश्वरानंद जी भगवान ने उनको क्षमा किया। तो गुरु आज्ञा पे जब उन्हें क्षमा प्राप्त हो गई, तो आज आदरणीय योगी जी के सामने कौन सी ऐसी विकट स्थिति है कि वो तो स्वयं योगी बताते हैं स्वयं को, तो उनको तो इन सारे नियमों उपनियमों का ज्ञान होगा। जाएं और शरणागत हो जाएं, कोई रोक थोड़ी रहा है। आदरणीय अखिलेश जी की तरह केवल उदाहरण प्रस्तुत करने से बेहतर है कि उनकी तरह विशाल व्यक्तित्व का भी उदाहरण प्रस्तुत करें ना, उनकी तरह उदार हृदय का व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। भाई, क्षमा याचना अगर साधु संतों से क्षमा याचना नहीं करेंगे तो क्या काल नेमियों से क्षमा याचना करेंगे? एप्स्टीन फाइल वालों से क्षमा याचना करेंगे क्या? विदेशियों से जाकर के क्षमा याचना करने का परिणाम तो सामने है। बहरहाल मैं डिटेल नहीं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो विषय है आज का, वेदों में बटुक का जो स्थान है, ब्रह्मचारी के रूप में इसको कई जगह पे मान्यता पुंज घोषित किया जाता है। बटुकों का स्थान मतलब सूर्य के पुंज से भी अधिक प्रभावशाली, सूर्य के पुंज से भी अधिक तेजस्वी माना जाता है। बटुक जब चाहे, वामन देव का एक उदाहरण प्रस्तुत होता है हमारे पूर्वांतर, अगर आप देखिए वेदों में वामन भी बटुक थे, और ऐसे बटुक थे कि 3 बार में उन्होंने पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड सबको नाप लिया, तीसरा उन्होंने राजा के सर पे रखा। तो भाजपा की स्थिति तो यह होने जा रही है।
आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अब वो डैमेज कंट्रोल आज मैं देख रहा था कई बड़े चैनलों पे, राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं आए आज इस विषय पे चर्चा करने, क्योंकि वास्तविकता है अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में श्लोक 11:5 में पूरे बटुक होता क्या है, बटुक की व्याख्या को स्पष्ट किया है। ब्रह्मचर्य सूक्त को पढ़िए, उसमें बटुक की व्याख्या को उदाहरण किया गया है। बाकायदा पुराणों में बटुक भैरव की व्याख्या आती है, जिसमें बटुक भैरव बाकायदा शिव के स्वरूप में बटुक के रूप में स्थापित है। और वामन अवतार का भी मैंने आपका श्रीमद् भागवत पुराण, चूंकि सब लोग जानते ही पढ़ते होंगे, अगर जानते होंगे अनुसरण करते होंगे तो उसमें भी आप देखते होंगे जनेव यज्ञोपीत कौपीन हाथ में दंड धारण करने वाला बटुक होता है, त्रिलोक त्रिपुंड धारण करने वाला बटुक होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बटुक होता है। इस बात को सूर्योदय में गुरु के पहले उठना और संध्या वंदन करने के बाद गुरु की सेवा, गुरु के शयन के बाद सोना, यह बटुक का नियम और आचरण होता है। अहंकार को समाज से नष्ट करने की विषय विशालता होती है बटुक के अंदर। वेदों ऋचाओं का कंठस्थीकरण और शास्त्रों का अभ्यास होता है बटुकों को। आपने उनकी शिखा को नहीं पकड़ा, आपने अपने भविष्य को पकड़ा है और उस भविष्य का नाश किया है आप लोगों ने। मैं बाकायदा इस मंच पे कह रहा हूं, आज जो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने किया, इसका लाभ भाजपा में रहते विशेष ब्रजेश पाठक जी को मिल सकता है बतौर समाज, ब्राह्मण समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में। लेकिन आप यह सोचिए कि इस कृत्य पे अब इतनी देर हो जाने के बाद, क्योंकि अब ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं लोग, इसके बाद अगर भाजपा को इसका लाभ मिल जाए तो माफ कीजिएगा, इस प्रचंड अग्नि में तो चाणक्य ने भी एक पूरी साम्राज्य को खत्म कर दिया था। ये तो केवल एक सत्ता है, आती जाती रहती है। लेकिन ये जो अहंकारी सत्ता ब्राह्मणों पे, देखिए उत्तर प्रदेश में 4 बड़े सम्मेलन हुए जातिगत। ब्राह्मणों का पहले कुटुंब का हुआ, फिर ब्राह्मणों का हुआ, फिर लोध का हुआ, फिर एक अन्य हुआ। लेकिन केवल चेतावनी ब्राह्मण समाज को दिलवाई गई। इस विषय को भी मत भूलिएगा कि ब्राह्मणों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और जिस अभी वृत्तांत का बार बार उल्लेख आ रहा है, जो भाजपा के प्रवक्ता बैठ के हर मंचों पे उस घटना के दिन से बोल रहे हैं, मेरा तो सीधा सवाल है, सारी मीडिया के कैमरे थे, आदरणीय शंकराचार्य भगवान महाराज का अपमान करने के बाद तत्काल आधे घंटे बाद ही वहां पर योगी जी के सबसे प्रिय, लेमोजिन प्रिय, लैम्बोर्गिनी प्रिय जो उनके विशेष संत थे, उनका भी वहीं से उनकी यात्रा निकली। उनको आपने विशेष व्यवस्थाएं कैसे दे दी भाई? और कितने दिनों पहले शंकराचार्य भगवान गए थे गुरु गोरक्षनाथ पीठ, जहां पे उनको बाकायदा गोरक्षनाथ पीठ के ट्विटर हैंडल से आदरणीय शंकराचार्य संबोधित किया गया था। आप क्या बात कर रहे थे? अभी सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। आपको पता भी है कि 9 साल कितने नहान, कितने स्नान और कितनी परंपराओं को आपने तोड़ने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीज पेंडिंग है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे वापस नहीं लेते योगी जी अपने, तो आज शायद ये भी पेंडिंग चल रहे होते। तो उस विषय पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भाजपा ने अपने भविष्य पे प्रहार किया है। भाजपा का प्रचंड अहंकार, और ये वास्तविक स्थिति है शेखर जी, इस बात को मैं ठीक है विवेक, उत्तर प्रदेश में सवर्णों में, सुनिए एक अंतिम कंक्लूड कर रहा हूं मैं। हाँ। सवर्णों में ये खुलकर बात सामने आ चुकी है कि क्षत्रिय बनाम ब्राह्मणों की राजनीति आपस में विवाद का विषय बन चुकी है। इस बात को भाजपा कितना भी नकारे, ये बात स्पष्ट है कि अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इसमें मतलब आपका पूरा जो खेल है वो, अब चूंकि शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही है कि राजनीति जो लोग कर रहे हैं उनको मौका ना दिया जाए, तो मैं भगवान शंकराचार्य के उसी वक्तव्य का अनुसरण करते हुए ये आपके लिए एक कोट रखूंगा और उसके बाद योगीराज जी के पास जा रहा हूं कि भाई MI फैक्टर तो पहले से था, PDA अभी ले आए, अभी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें क्षत्रिय ब्राह्मणों को भी आप मतलब कुल मिलाकर के 2027 की संरचना आपके हिसाब से यहां पर एक बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये अपनी राजनीति भाजपा ने त्रिकोण व्यू बनाया, सुनिए भाजपा ने त्रिकोण व्यू बना दिया है। अब योगीराज जी को मत रोकिए, अभी आऊंगा, पलट कर आऊंगा मैं। योगीराज जी सफर भी करना है, वरना उनका नेटवर्क अगर आता जाता रहेगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। योगीराज जी में अब यहां अभी तक की चर्चा में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से आई हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अब यह मां सरस्वती का ही आशीर्वाद होगा कि एक शब्द आ गया परिवर्तन, तो वो परिवर्तन क्या है, किस तरीके का है, वो तो संत ही बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तो उन्होंने वामन अवतार का जिक्र किया। अभी 3 पग उन्होंने धरे थे, 2 पग तो पूरे हो गए ऐसा लगता है, मतलब एक तो पहले से ही भगवान शंकराचार्य बोल रहे थे, दूसरे ने बटुकों का सम्मान कर दिया, अब तीसरा कदम बचा है। तो अब मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी यहां तक की चीजें राजनीति और सामंजस्य के हिसाब से पर्याप्त हैं, या आपको लगता है कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या?
यह पंथ विलंब हो गया है और भारतीय जनता पार्टी अवसर चूक गई है और एक अपराध किया, जघन्य अपराध किया है जिसका नाम उनके डिप्टी सीएम ब्रजेश जी है, महाअपराध। तो सच बात है कि अपराध की संख्या में नहीं है, महाअपराध है, पाप होता है। तो आदित्यनाथ जी और आदित्यनाथ जी सरकार ने वो बटों करते हैं जो वेद के ज्ञाता होते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था। मुगलों के शासन जो कृत्य उनके इसकी सजा इस महापाप की तो भोगनी ही होगी और वो सजा 2027 में जनता ने। अब देखिए कि डिप्टी सीएम का बयान 1 महीने बाद आता है, कितना लंबा समय बीत जाता है बयान आने में जो है, और नोटिस 24 घंटे के अंदर सरकार के पास से आ जाती है। तो आप इसी समझ सकते हैं ये जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का बयान आया है, ये जो ब्राह्मण समाज है समाज का दबाव, तो पता चला कि ब्राह्मण समाज अब नाराज हो रहा है, थम रहा है, बट सिखा तो ठीक है, उनको पीटा गया, निर्वस्त्र कर दिया गया। आपने देखा होगा उस वीडियो में 80 साल के बुजुर्ग किया गया। समाज ने देखा है और बीजेपी भी आक्रोश पनपने लगा और आक्रोश बढ़ने लगा, तो पहले समाज के लोगों की बात को, लेकिन तब बहुत विलंब हुई है। मुट्ठी के जो है मुट्ठी को उसे हुआ है और मतलब इनके कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई नकली पूरे भारतवर्ष में आप घुमा रहे हो नकली शंकराचार्य को। आप सिद्धांत की बात करते हो, आप कहोगे खुद कानून पढ़ने के, अब इंसान है परिवार, घर, बीवी, बच्चों, और ये वैरागी योगी, हठ योगी, इनका तो संप्रदाय ही हठ योग का है। ये तो जिद्दी है, हड्डी है, हड्डी है। तो जो आदमी जिद्दी हो वो जनता के साथ न्याय कैसे कर सकता है? वो तत्वों का समान कैसे कर सकता है? ठीक है योगीराज जी, मैं आता हूं आपके पास, हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, जिस तरीके, जी मैं आता हूं आपके पास योगीराज जी, जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें इतनी बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के जो बीजेपी की चिंता है, जिस तरीके की स्थिति है उसको लेकर के ये एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश अपनी तरफ से बीजेपी कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना पर्याप्त है? क्योंकि आपने भी अपने वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर दिया, इधर का कर दिया। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह नहीं तय करेगा कि इस देश में शंकराचार्य कौन होगा, उसका अपना एक सिस्टम है, वही तय करेगा और वही मानेंगे ब्राह्मण। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं शेखर जी कि ये एक विवाद सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं
हम लोग किसी ये कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहते, ना हम कोई ऐसी बात कहना चाहते। ठीक है, मान लो किसी से गलती हुई है, ये तो चलो ब्राह्मणों का विषय है। अगर किसी और विषय पर भी अगर गलती होती है तो सरकार उस चीज को मानती है, और सरकार ने उस चीज को माना भी। और अब देखिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस चीज को मान रहे हैं। चीजें हैं, मान लो माननीय मुख्यमंत्री जी को चीजें भी उनको कैसे समझाया गया, क्या चीज हुई, ये एक विषय है। और मेरा मानना ये है कि हम लोग किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं करते कि चाहे वो किसी जाति धर्म की बात हो। आप देखिए कि अभी एक घुसखोर पंडित करके एक नई वेब सीरीज आ गई और सारे पूरे वो उस पे मत जाइए, वो सब चीजें वो ठीक है, उसमें हम चर्चा कर चुके हैं, उन सब चीजों का हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि सनातनी सरकार है, दिल्ली से लेकर के यूपी तक, दिल्ली से लेकर के यूपी तक, बॉलीवुड तक पंडितों पर ही हमला होना है क्या? अबे पंडितों का वोट भी चाहिए क्या? नहीं, वोट तो सबका चाहिए। वोट में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि वोट किसका नहीं चाहिए। वोट तो देखिए, पार्टी जब चीजें रहती है तो वोट से ही चीजें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा विषय है कि वोट नहीं चाहिए। वोट तो सभी को चाहिए। वोट किसको नहीं चाहिए? वोट समाजवादी पार्टी को भी चाहिए, वोट तो सबको चाहिए। पर मेरा मानना यह है कि वोट के लिए किसी का अपमान किया जाए, ये ठीक नहीं है। अगर अपमान हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका जो है उसके विषय पर पूरी चर्चा और पूरी चीजों को जो है खत्म करना चाहिए। शेखर जी, तो अभी जिस तरीके की स्थिति बनी है 2017 से, ये बात लगातार चल रही है कि ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मण की उपेक्षा हो रही है, और उसके बाद अब स्थिति यह है कि शिखा पकड़ करके खींची जा रही है। उसके बाद डैमेज का कंट्रोल हो रहा है। आप खुद बता रहे हैं, 4 उदाहरण बॉलीवुड और इधर उधर के आप खुद दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की सनातनी सरकार है? मतलब अब तो सवाल सनातनी सरकार पर आता है फिर। देखिए जी शेखर जी, स्थिति क्या है कि सरकार तो सभी की है, ऐसा नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये एक नारा है, चीजें हैं। और अभी ठाकुर नाराज हुए थे पिछले चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में, वो भी चीजें चलती रही, तो उसका कोई इतना बड़ा असर तो हुआ नहीं। बाकी और सारी चीजें हैं। पर ठीक है मनोज जी, मैं आता हूं आपके पास। संपर्क थोड़ा सा अभी हमें लग रहा है डिस्ट्रैक्ट हुआ है। योगी राज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की अभी एक जो पूरा इस समय सिजरा बना हुआ है, उसमें यह बात तो ठीक है कि शंकराचार्य का अपमान हुआ, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से अपनी तरह से लोग डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितनी राजनीति होने लगी है और जिस तरह से हो रही है, क्या उसको लेकर के भी एक चिंता जाहिर होनी चाहिए, या आपको लगता है कि जो होगा फिर वो देखा जाएगा? जैसे अभी आपने कहा प्रदेश में सनातनी सरकार, अवसर किसी सनातनी सरकार ने ही तो राजनीति के लोगों को दिया है। राजनीति करने का अवसर तो भी इन्होंने दिया है। और आप देखिए, ये चूक गए, फिर चूक गए। अगले फोन करते शंकराचार्य जी का हाथ लेते, आदित्यनाथ के पास मेले में आए हैं, लोगों के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, सब चीजों को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी से बात करने के लिए उनके पास 1 मिनट का शब्द भी नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कौन है? अब तो शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं ना, 40 दिन के अंदर गौ माता करे, नहीं तो अधिक तले भी तो ये है फर्जी कहने मुझे मानती है, तो कहना चाहिए, तो इनके पूर्ण समझना चाहिए। जो नाथ संप्रदाय से इनका नाम जुड़ा हुआ है, इन्होंने तो नाथ संप्रदाय की नाक काट दी है। जो उन्होंने वो संप्रदाय, जो संप्रदाय भगवान शंकर में आस्था रखता हो, भगवान शिव में विश्वास रखता हो,
वह नाथ संप्रदाय का व्यक्ति आदित्यनाथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो मैं तो आदित्यनाथ कहने में भी शर्म महसूस करता हूं। आदित्य चाहिए क्योंकि हमें पूर्व आश्रम की ओर ही जाएंगे, ये सनातन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये अपने नाथ संप्रदाय की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो योगी होता है, जो वैरागी होता है, वो सब कुछ छोड़ के तो योग और वैराग्य को धारण करता है। कल्पना करिए भगवान हो गया, सरकार का वेतन ले रहे हैं, क्यों वेतन काम करता है, वो तो वेतन, यश, वैभव, मान सम्मान सब छोड़ करके योगी और वैरागी बनता है। तो ये तो योगी भी कहने लायक नहीं है, वैरागी भी कहने लायक नहीं है, योग आदित्यनाथ भी कहने लायक नहीं है। मुझे शर्म आती है, होती है कि कैसे है ये, मतलब हिंदू नहीं कहा इनको, ये न क्यों है। और युद्ध तो कहूं तो मैं ये राजनीतिक हिंदू है, सनातनी हिंदू तो है ही नहीं है। और 4 दिन के अंदर अगर इन्होंने गौ माता को राज्य खोज किया, पता अंडा पानी हो जाएगा कि आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, ये हिंदू की आड़ है और ही है, ये बिल्कुल सनातनी नहीं हो सकती। जो है ये भगवा वस्त्र पहन के निश्चित ये कर्मी। ठीक है योगीराज जी, मैं आता हूं आपके पास। इस समय शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। क्या होगा आगे, अभी से कुछ अपना संभाले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लखनऊ लोग पहुंचे, उसके लिए क्या तैयारी है महाराज? भाई हमारी क्या तैयारी है? हम कोई राजनीतिक दल हैं कि हमारा कोई संगठन है? हमारा कुछ नहीं है। हम तो आह्वान कर रहे हैं खुलेआम की जो असली हिंदू हो आओ, गौ माता के लिए खड़े हो, जो असली साधु संत हो आओ खड़े हो। और अगर तुमको बीच में है कि हम उनको नकली क्यों कह रहे हैं, तो कोई लाओ शास्त्र का प्रमाण, हम तो पूछ रहे हैं। तो जो असली होगा वो आएगा और वो चुप रह जाएगा, रह जाएगा, समझो ना। आपने कहा कि सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपसे व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी है, तो क्या उसमें कुछ मंत्री भी हैं, बड़े नेता भी हैं जिन्होंने आपसे व्यक्तिगत रूप से? ऐसा है कि कुछ विधायक हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ जो है वो जिलाधिकारी और कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं वो सब हैं, अच्छे पद वाले हैं। आज ही 2 महिलाएं अयोध्या से आई थी, जो पद छोड़ करके आई थी, जिलाध्यक्ष पद से छोड़ करके आई थी। आज ही आई थी कि हमने पार्टी छोड़ दी महाराज जी, आपके साथ अब हम सनातन धर्म का कार्य करना चाहते हैं। हमारी तो आंखें खुल गई, आज ही आई थी। एक सवाल महाराज जी आपकी। हाँ जी, पार्टी छोड़ त्याग पत्र देखे महाराज जी। आपने कहा कि बंगाल में उत्तर प्रदेश की तुलना में गौ रक्षा पर ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हमने तो केवल वो बात कही, आपको सामने रखी। आंकड़ा कह रहा है जो 20वीं पशुगणना हुई है, माने 19 से लेके 24 तक की, हर 5 साल में, पिछले 100 सालों से 125 सालों से ये गणना होती है। हर 5 साल में पशुधन गणना होती है, उसमें गाय भी गिनी जाती है। चालू है, क्यों बढ़ रही है गुरुजी? वहाँ क्यों बढ़ रही है? एक सवाल गुरुजी हमारा है कि इसी तरह की गौ रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज भी गए थे दिल्ली, क्या हुआ आप जानते हैं? तो क्या उसी तरह का आंदोलन है? ऐसा है कि करपात्री जी महाराज जब गए थे, उनको पता नहीं था कि ये होगा। आज हमको पता है कि ये होगा, तो दोनों की परिस्थितियों में अंतर है। होगा तो क्या होगा? होगा तो क्या करेंगे? होगा तो ऐसा है कि किसी ने नाई से पूछा कि नाऊ ठाकुर बताओ कितने बार, उसने कहा 2 मिनट उस तरह रखने दीजिए, उसके बाद खुद ही गिन लीजिए। आप ब्रजेश पाठक को क्या मानते हैं? असली हिंदू है वो जिस तरीके का काम कर रहा है? अगर योगी आदित्यनाथ, बात यह है कि गौ माता के पक्ष में अभी तक कहाँ बोल पाए, कहाँ मीटिंग बैठाई कि भारतीय जनता। आप सुन रहे थे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जो इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। विवेक जी, अभी पहले तो ये बता दीजिए कि जो लखनऊ आने का कार्यक्रम है शंकराचार्य जी का, और गौ रक्षा को लेकर के जो बात उन्होंने लगातार अभी कही है, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? असली हिंदू को लेकर के वो बड़ा चिंतित है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी सपा का क्या स्टैंड है? देखिए, सपा पहले दिन से आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान महाराज के
चरणों में, उनके मार्गदर्शक में खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी आगे भी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो विषय है 11 मार्च की जो तिथि को तय किया गया है, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं बड़े स्पष्ट रूप से, भाजपा अपना विनाश और उसकी लकीर को खींच रही है। और ये जितना अभी इनको लग रहा है कि अनुयायी, देखिए हमारे सनातन में बड़ी अच्छी एक खूबसूरती है, सभी पीठ, सभी शक्तिपीठ और जितने भी महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, सभी का सम्मान है, सभी के अपने अनुयायी हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य, चार पीठ पे चार शंकराचार्य भारत की सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा को सीधे रिप्रेजेंट करते हैं। और धरती पे बाकायदा भगवान शिव का अगर कोई अवतार है तो वो भगवान शंकराचार्य के माध्यम से है। और इसकी अगर आप चाहते हैं तो इसकी आप बाकायदा भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है, उसको आप पढ़िए और जानिए कि शंकराचार्य के पद और उसके महत्व का अर्थ क्या है। वास्तविकता यह है, जिन घरों को पीटा गया, अब देखिए यहां पे एक बात और आनी बहुत आवश्यक है, जिन घरों को पीटा गया वो बालक थे, अल्प आयु। योगी जी योगी कब बने, किस आयु में बने? योगी जी मुझे लगता है युवावस्था में बने, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा। युवावस्था में वो शायद आए, यूनिवर्सिटी वगैरह से जब चुनाव वगैरह हार गए तो उसके बाद वो आए, गोरखनाथ पीठ उन्होंने वहां पर आए और वहां पे सेवा में वो शुरू उन्होंने किया, अपने जीवन को आगे बढ़ाया। लेकिन ये जो थे, ये वो बालक हैं जो विरले, जैसे कहते हैं कोयले की खदान में हीरा मिलना, आपके हमारे घर में ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण शायद मिले। ये एक सौभाग्य है, ये ब्रह्म तेज का पुंज है और इनके ऊपर सीधा प्रहार कर दिया। इसीलिए कहा है गोरख बानी में, बाकायदा गोरखनाथ महाराज की गोरख बानी को नाथ संप्रदाय के कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसमें वो जो डिसिप्लिनरी उनका जो वो है एक्ट है, उसको पढ़िए। उसमें बाकायदा ये बात लिखा है, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले करे बन भंग ते निश्चल सदा नाथ के संग, अस्ताद हंसते खेलते हुए भी मन को सांसारिक माया जैसे राज सत्ता में भंग नहीं करना चाहिए, तभी योगी ईश्वर के समीप। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। विवेक जी से भी थोड़ा संपर्क आज जो है वो कट के हो रहा है। मनोज जी, जो स्थिति है उसको आपने समझा होगा, अभी मामला कितना गहरा हो चुका है या होता जा रहा है वो आपको समझ आ रहा होगा। खुद शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि 11 मार्च को वो आ रहे हैं। वो ठीक है कि बटुकों का सम्मान कर दिया, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौ रक्षा पर कोई संकल्प नहीं लिया गया है, कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और वो तब है जब योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। शेखर जी, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, सारी चीजें हैं, और अभी 11 मार्च में मुझे लगता है लंबा टाइम है। इससे पहले सत्र खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे और उनका एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आप देखिए कि आज ब्रजेश पाठक जी ने कहा और अभी उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, इस्तीफा दे के आ रहे हैं व्यक्ति। ओहो मनोज जी, इस्तीफा दे के आ रहे हैं। अयोध्या से जिनका जिक्र कर रहे थे वो इस्तीफा दे आए, अपने पद से इस्तीफा दे आए बीजेपी से, और उसके बाद पहुंचे हैं। तो शेखर भाई, देखिए शेखर भाई, आप भी इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपने भी बहुत अनुभव, आपका भी बहुत अनुभव है, आप देख रहे हैं चीजों को। और हम सब जो यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को कि अंदर की स्थिति है क्या। पर लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर चीजें हुई हैं तो ये सुधारी जाएंगी, और ये सुधारना बहुत आवश्यक है, सुधारना भी चाहिए। तो हम लोग इसमें बिल्कुल जो बन पड़ेगा उसको करेंगे। मनोज जी, ये अंदर की स्थिति जो आपने बताई है, अंदर क्या बीजेपी के अंदर अब दो धड़े हो गए हैं इस विषय पे? क्योंकि आपने एक परिवर्तन शुरू में ही कर, नहीं ठीक है, वो आप इशारा देंगे तो भी समझ जाएगी जनता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब अब वही ना कि अगर कोई भी चीजें होती हैं तो बात को घुमाया फिराया जाए, वो उस चीज का मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये हुआ है, ये गलत हुआ है, इसका समर्थन लोग नहीं करते, हम भी नहीं करते, ठीक है। अगर कोई विषय है इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जैसे भी इनको बताया जा सके उसका जो है एक रास्ता निकालना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। नहीं, अधिकारियों पे कार्रवाई भी विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद होगी। मतलब ये आप देखिए कि कितनी पेंडेंसी है डिसीजंस में।
चूंकि देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि विधानसभा चल रही होती है, तो विधानसभा में भी विपक्ष के इतने सारे सवाल जवाब लगे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारियां करना, और बजट आपके सामने सारी चीजें, बजट है, चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद जो है जरूर कोई ना कोई रास्ता जो है ढूंढा जाएगा, निकाला जाएगा, उनसे क्षमा याचना की जाएगी और उनको समझाया जाएगा या क्या रास्ता निकल सकता है उसके विषय में देखा जाएगा। ठीक है, विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैं यही कह रहा था कि देखिए, ये वो विरले हीरे और रत्न है जो कि हमारे आपके घर में बड़े दुर्लभ पाए जाते हैं, और समाज में अगर आज बटुकों के साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, उसके बाद अब इतिहास में दर्ज है ये। शेखर जी, आपको भी अपनी डिबेट में हर बार ये बात रखनी होगी भाजपा के सामने कि त्रिवेणी को बटुकों के रक्त से लाल करने वाली कोई सरकार है तो वो योगी सरकार है, भाजपा की योगी सरकार, जो धर्म की आड़ में धन का संचय करते हैं केवल। और ये सनातन के नाम पे जो जिस तरह का आडंबर धारण करके लोग बैठे हुए हैं, योगी जी को इस बात को समझना चाहिए था कि जिन बटुकों की बात हो रही है, योगी जी भी युवावस्था में कम से कम इस पूरे संप्रदाय में आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोरख बानी में उल्लेखित व्याख्याओं के विपरीत वो चल रहे हैं। अब एक व्याख्या में आपको और बता देता हूं, गोरख बानी में निहित है, राजा हुए सो सपना झूरे, साधु हुए सो निचले झूरे, राजा होई सो राज्य करे, जोगी होई सो जोग। मतलब कोई योगी राज सत्ता या माया के मोह में पड़ता है तो वह केवल सपने नाशवान सुखों के लिए दुखी होता है, जबकि सच्चा साधु निश्चल परम तत्व के ध्यान में लीन रहता है। अगर योगी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस पर न चल करके आध्यात्मिक प्रारूप में रही होती तो मुझे लगता है आज ये आलोचना जो पूरे मंच पे, जहां योगी जी के लिए कोई दो शब्द नहीं कहता था, आज देखिए लोगों के सुर निकल पड़े हैं। ये भी सरस्वती का एक आशीर्वाद है, ये भी प्रचंड अहंकार को तोड़ने का ही माध्यम है, गुरुओं के माध्यम से। अब इस पूरी मायावी रचना को कोई समझ पाए या ना समझ पाए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं, देखिए आदरणीय अखिलेश जी के एरा में, मॉडर्न पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर चेंज हुआ, वरना यही समाजवादी पार्टी थी। आप छोड़ दीजिए पुराने वृत्तांत, कृष्णानंद राय की भी चोटी काटी गई थी, और उनकी चोटी काटने वालों की क्या गति हुई, ये बात भी तो आनी चाहिए मंच पे, बिल्कुल आनी चाहिए। शिखा का सम्मान हमेशा रहेगा, जो भी शिखा का अपमान करेगा, वेदोक्त साधनों का जो व्यवस्थाएं हैं उनका अपमान करेगा, उसका नाश तय है, उसका नाश होगा, उसका समूल नाश होगा, ये तय है। और इसको मुझे लगता है स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात राजनीति की नहीं है, यहाँ पे बात है सनातन और सनातन के नियमों पर सीधे प्रहार की। अगर मैंने कहा आदरणीय अखिलेश जी का नाम बार बार लिया जाता, आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को दूर करने का काम किया, अपराधियों को राजनीति से दूर करने का काम किया, पार्टी से दूर करने का काम किया। यही मुख्तार अंसारी का टिकट काटा, डीपी यादव का टिकट काटा, अतीक अहमद को मंच से धक्का किया, गायत्री प्रजापति को पार्टी से निकाल के बाहर फेंका, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। जो आलोचना समाजवादी पार्टी झेलती है, उन सारी आलोचनाओं को समाप्त करके, एक झटके में समाप्त करके एक नया वृत्तांत उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया। तो मैं यही बात कह रहा हूं, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लेना है तो भेजिए ना योगी जी को, जाके माफी मांग ले, शरणागत हो जाए। अहंकार तो अच्छे का टूट गया, अहंकार तो सिकंदर पोरस का टूट गया, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अभी तो इतिहास की कई व्याख्याएं ऐसी मंच पे आ जाएंगी कि जिसमें कि साधु संतों की चोटी और उनको अपमानित किया गया, जिन राजाओं के माध्यम से उन राजाओं का समूल नाश कर दिया गया, उन राजाओं का समूल नाश हुआ। अभी कुछ दिन पहले 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे, जिन्होंने वाराणसी में, आपको याद होगा, 2000 मंत्रों का दंड क्रम पारायण किया और बिना किसी पुस्तक की सहायता से 50 दिनों तक पूर्ण रूप से उन्होंने बाकायदा शुक्ल यजुर्वेद की असंख्य मध्यादिन शाखा के 2000 मंत्रों को पढ़ करके दिखाया। उनको इन्हीं योगी जी ने सम्मानित किया था। वो भी बटुक थे, वो भी बटुक थे। मोदी जी ने प्रशंसा की। तो जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तब आगे आके फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जहां पे जिम्मेदारी स्वीकार करनी होती है वहां पे आप सर्टिफिकेट मांगेंगे, वहां पे आप नोटिस जारी करेंगे, वहां व्याख्या देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में तो केस आपके राम मंदिर का भी लंबित था, लंबी चर्चा चली इस देश में, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? यही तो बात है ना, क्या हुआ? क्या कभी उस पर सवाल नहीं उठे? ठीक है, सवाल उठेंगे, आता हूं विवेक जी, उठाएंगे और शंकराचार्य के सम्मान के लिए जितना लड़ना होगा उतना लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ बात राजनीति की नहीं है शेखर जी, नहीं, यहाँ ठीक बात है, हमारे अस्तित्व की है। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए मनोज जी। शेखर जी, आप देखिए, पांडे जी ने कहा कि चोटी तो मतलब शिखा तो कृष्णानंद राय की भी काटी गई थी। क्या हुआ उन लोगों का जिन्होंने काटी? कहाँ है आज वो लोग?
प्रकृति ये मैंने ही हर कहा, चीज का आप मुझे मत बताइए, ये मैंने ही कहा कि उन सबका समूल नाश हुआ। मैं वही उन सबका समूल पूछ नाश रहा हूँ ना, हुआ। कहाँ है आज वो लोग जिन्होंने ये कृत्य किया? आज कहाँ है? आज उनका नाम लेने वाला धरती पर नहीं है, आज चीजें नहीं है। और अन्याय तो योगी जी के साथ भी हो, योगी जी भी लोकसभा में आंसुओं से रो रहे थे। तो हम लोग ये नहीं कहना चाहते कि हम किसी भी पुरानी बात को लाके और यहाँ पर उसका कोई ओ मनोज जी, राजनीति से ऊपर आइए, अभी राजनीति से बाहर निकलिए। अगर आपको ब्राह्मणों की और समाज की और सनातन की चिंता है तो राजनीति से बाहर आइए। मैंने आपको स्पष्ट रूप से इस बात का वृत्तांत मैंने रखा, आपने नहीं रखा है। आप भाजपा को इतनी देर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उदाहरण आप प्रस्तुत करते तो बात होती, लेकिन ये उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया। ठीक है, क्योंकि मेरा सिर्फ ये प्रस्तुत करने का आशय ये था कि राजनीति से ऊपर उठ के शंकराचार्य भगवान के सम्मान की लड़ाई लड़नी होगी। अगर शंकराचार्य भगवान का सम्मान खंडित हुआ तो इस देश में सनातन की परंपरा खंडित होगी। इसका राजनीतिकरण तो आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी। सर्टिफिकेट आप मांग रहे थे, नहीं सदन में सर्टिफिकेट योगी जी ने मांगा। सदन में कालने में किसने कहा? सदन में कालने में किसने कहा? बताइए ना। योगी जी ने मंच में नहीं, चलिए योगी जी ने व्यक्तिगत माफी नहीं मांगी, सदन में मांग ली होती, सदन में माफी मांग ली होती, विवेक भाई आप सदन के माध्यम से माफी मांग लेते। आप अभी भी राजनीति में फंसे हैं, आप वास्तव में अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको फिर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, ये ब्राह्मणों का अपमान कोई नहीं सहना चाहता, ना कोई ब्राह्मणों के अपमान के साथ समर्थन है। ब्राह्मणों का अपमान अगर ये सब चीजें बिल्कुल सत्ता से अलग है, पर मेरा मानना यह है कि अगर किसी ने किया है तो आज मुझे बताइए प्रशासन ने नोटिस दिया, क्या कार्रवाई की? बटुकों को जूते से मारा, साधु संतों को जूते से मारा, पिटवाया गया, उनको निर्वस्त्र किया गया। और बताइए मनोज पंडित ने कितनी आवाज उठाई? मनोज पंडित जी ने कितनी आवाज उठाई? आप बताइए। तो मैंने कहा ठीक है विवेक जी, मनोज जी, ठीक है, मैं आखिरी हिस्से में आ गया हूं चर्चा के, लेकिन अब ये जरूरी है, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलूंगा। ये बताएं मनोज जी कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें जो ब्राह्मणों का अपमान है वो एक विषय है, वो अपनी जगह पे अभी भी टिका हुआ है। दूसरी चीज है जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई। तीसरी बड़ी चीज यह है कि जो 11 मार्च का मामला आ रहा है सामने, जो सामने से अब चीज दिख रही है गौ रक्षा को लेकर के, शंकराचार्य जिस तरीके से लखनऊ की ओर आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी के सामने कोई ऐसी रणनीति है, कोई ऐसा तरीका है कि इस पूरे समस्या का या इस पूरे प्रकरण का कोई समाधान निकाले? या फिर मुझे हर बार ही ऐसा लगेगा कि मनोज जी जब भी चर्चा में आए तो कटघरे में ही खड़े हैं, सरकार भी उनकी और कटघरा भी है उनका? नहीं, देखिए, अब चूंकि उन्होंने ऐलान किया है कि 11 तारीख को आएंगे, 11 मार्च को लखनऊ आएंगे, तो सरकार उनका स्वागत करे, चीजें करे। उससे पहले क्या चीजें पॉसिबल है, क्या हो सकता है, कैसे उनको समझाया जा सकता है या क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उस विषय पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, पार्टी प्लेटफॉर्म पे। मेरा मानना यह है कि इन विषयों पर हम लोग इन पे ज्यादा राजनीति ना करके इसका सही सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है उस पर बात करें। आप देखिए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, पार्टी के काफी जो है पदाधिकारी जो है इस विषय पर काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। पर लेकिन आज चूंकि उन्होंने घोषणा की है, उन्होंने आह्वान किया है कि लोग आए तो उस विषय पर क्या ब्लूप्रिंट बनेगा, कैसे उस पर काम किया जाएगा, शेखर जी, वो भी सब आपके सामने रहेगा और चीजें रहेंगी। चलिए ठीक है मनोज जी, अब मैं विवेक जी, आपने उंगली उठाई है वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा शुद्ध राजनीतिक सवाल है, वरना चर्चा कहीं बीच में छूट जाएगी, मुझे ऐसा लगेगा कि अधूरी रह गई। शुद्ध राजनीतिक सवाल है, बहुत सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। जब यह मसला उठा शंकराचार्य के अपमान वाला, और इस पे हम लोग लगातार पिछले काफी दिनों से चर्चा करते चले आ रहे हैं, उस समय पे तय हुआ चारों शंकराचार्य पहले दिल्ली जाने वाले थे। आप समझिएगा, मेरा सवाल शुरू हो रहा है, लेकिन वो दिल्ली में ना होकर के अभी लखनऊ आ रहे हैं। तो अब आप हमें यह बताएं कि ये जो राजनीति है, चूंकि दिल्ली का रास्ता भी लखनऊ से होकर के जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूरा घमासान है उसमें शंकराचार्य जी जिस तरीके से दिल्ली के बजाय लखनऊ आ रहे हैं, तो कहीं कोई और भी है जो अपने हित साध रहा है। और मैं पूरी मजबूती के साथ इस बात को कहूंगा कि चाहे आपकी सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो, बोरा भर भर के स्लाटर हाउस से जो माल निकलता है उसका कमीशन आपके पास तो मतलब चवन्नी पहुंचती है,
जो भी सरकार, मतलब नेताजी ने कहा था कि भाई ये हमारे कमाऊ पूत हैं, तो जो कमाऊ पूत हैं असल तो वही कमा ले जाते हैं बोरा भर भर के, और बाकी चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, कान में मंत्र मार के अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप राजनीतिज्ञ हैं, आपने आज बेहतर चर्चा की है, तो आप ये बताते चले कि अधिकारियों से कितना सतर्क रहने की जरूरत है अक्रॉस द पार्टी लाइन। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा। अभी चूंकि शंकराचार्य लखनऊ आ रहे हैं, उसका कारण है कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो लखनऊ तो आना ही पड़ेगा। दिल्ली जाना है तो लखनऊ आना ही पड़ेगा, ये बात तो स्पष्ट है। आग्रा एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, मनोज जी सुनते रहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आगरा एक्सप्रेसवे हमने इसीलिए बनाया ही है कि वो लखनऊ आए और ससम्मान यहां से दिल्ली तक की यात्रा को तय करें। लेकिन दिल्ली से पहले लखनऊ आने का मंतव्य ये है कि आंख में आंख डाल करके एक संदेश देना जरूरी है, क्योंकि योगी जी लगातार, चाहे देखिए जब ये घटना घटी, चाहे इस घटना के बाद जब आलोचना शुरू हुई, चाहे जब नोटिस दिया गया, जब सर्टिफिकेट मांगा गया, उसके बाद सदन तक में योगी जी ने उनको शंकराचार्य मानने से इनकार किया। तो शंकराचार्य जी को भी अपने शक्ति प्रदर्शन का पूरा अधिकार है भाई, उनके भी फॉलोअर्स हैं। लोग चाहते हैं कि हम मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं रेड कारपेट की तरफ बिछा रहा हूं, वो मेरे सर पे ऐसे पैर रख करके मेरी पीठ से निकल जाए, ताकि मेरा भी थोड़ा धन्य हो जाए शरीर, ये जो भौतिक शरीर है। तो भाई हमारे लिए तो वो साक्षात शिव का अंश है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि लखनऊ की धरती पे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य का आगमन हो रहा है। चलिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उनके सारे अनुयायियों को आवाहित करूंगा कि 11 मार्च को उनके लिए रेड कारपेट की तरह लेटे रहिए, ताकि उनके चरणों में कहीं भी कंकड़ पत्थर न लगे। गड्ढे बहुत है इस सरकार में। चलिए ठीक है, विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी, योगीराज जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी वार्ता में जो बात समझ में आई है वो ये है कि शिखा का तो अपमान कर दिया, अब ब्रह्मांड हिल रहा है, सत्ताएं हिल रही हैं। कोई है जो अपनी सत्ता को सेफ सिक्योर करना चाहता है, कोई है जो इस भूडोल में निपट जाएगा, ये तय है। क्योंकि इस वार्ता में कृपा है प्रभु की कि सच किसी न किसी रूप में जुबान पर आ ही जाता है, और मेरे पहले ही सवाल पर जब परिवर्तन शब्द आ गया तो ये तय है, आया है। इसके साथ साथ जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, एक दोषी वो भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी दिल्लगी से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षाओं को पास किया है और सबसे बड़े प्रशासनिक पदों पर जाकर के विराजमान हुए हैं। लेकिन वहां पर विराजित होने के बाद जो राजनीति कर रहे हैं वो तो राजनीति माफी मांग लेंगे, वो शंकराचार्य हैं, वो माफ भी कर देंगे। लेकिन जो केवल इसके लिए हैं, उनको भी दंड मिलना चाहिए। और मुसीबत यह है कि जो दंड देने का सबसे बड़ा साधन है, वहां पर भी जो बैठे हैं 300-300 करोड़ रुपया उनके घर में जल जाता है और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में इतना माल रखा है। तो ये माया बड़ी ठगनी है साहब। इस माया के खेल में जो लगे हुए थे उन्होंने ठगा है सरकार को भी, शंकराचार्य को भी, आम जनता को भी, और ठगने के बाद भी वो लड्डू जैसे जमे हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये राजनीति करने वाले क्या इस बात को समझ पाएंगे? क्या समझ पाएंगे? जिन्होंने शिखा को अपमानित किया है वहीं से इसका हल भी निकलेगा, क्योंकि यहां से ही सारा ब्रह्मांड रचा जा रहा है। नमस्कार। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे, तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। ने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके, कहना कि उनका चुटिया उखाड़ी गई, पाप लगेगा।
मुख्यमंत्री जी कालजाई कहते हैं और दूसरी तरफ उनके ही डिप्टी सीएम अपने घर पे बुलाकर के उनका